नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार भवेश चंद और आप देख रहे हैं द इंडियन पोस्ट। इस वीडियो में मैं बात करूंगा अखिलेश यादव की राजनीति के बारे में। अखिलेश यादव की राजनीति पर प्रदेश और देश की नज़र है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 2022 के चुनाव में जिस तरह से वो सत्ता की सीढ़ी पर पहुंचते पहुंचते रह गए, सत्ता तक पहुंचते पहुंचते रह गए और विपक्ष में पहले से मजबूत नेता के तौर पर स्थापित हुए हैं, तो उनकी दो तरह की भूमिकाओं पर पूरे देश की नज़र है। उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है और विपक्ष की राजनीति किस रूप में आगे बढ़ती है 2024 से पहले, उस लिहाज से भी अखिलेश यादव की राजनीति को देखा और परखा जा रहा है। लेकिन इससे इतर उत्तर प्रदेश में चूंकि पहली बार वो विपक्ष के नेता के तौर पर सामने आए हैं, पहली बार विपक्ष के नेता बने हैं और इस लिहाज से उनकी क्या भूमिका हो सकती है, क्या वो अपनी भूमिका में खरे उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है, इसका भी एक आकलन चल रहा है। दरअसल अखिलेश यादव की छवि एक आराम तलब नेता की बनी हुई है। 2022 के चुनावों के दौरान जब आकलन हो रहा था उनके कामकाज का, उनकी राजनीति का, तब ये बात भी बहुत चर्चा में थी कि अखिलेश यादव सक्रिय तो हैं, लेकिन ये चुनाव के समय उनकी सक्रियता बढ़ी है। आमतौर पर वो पिछले कई सालों तक, यानी 5 साल तक जो विपक्ष में बैठे रहे, उस दरमियान उनकी उस तरह से सक्रिय भूमिका नहीं थी। बावजूद इसके जनता ने उनके प्रति एक सम्मोहन दिखाया और 2022 के चुनावों के दौरान उनके प्रति एक गजब का आकर्षण जनता के बीच में दिखाई दिया और इसीलिए आकलन ये हो रहा था कि अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को कड़ा मुकाबला दे रहे हैं और कई बार ये भी कहा जाता है कि वो उस मुकाबले में 20 भी साबित हो सकते हैं और सत्ता तक पहुंच सकते हैं। ये और बात है कि वो सत्ता तक पहुंच नहीं पाए, कई कारण उसके आकलन बाद में होते रहे और अभी भी वो आकलन चल रहा है। लेकिन इस वक्त जो आकलन हो रहा है वो ये कि अखिलेश यादव विपक्ष के नेता के तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता को कितना संतुष्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि वो आमतौर पर बंद कमरे की राजनीति करते रहे हैं और इसीलिए माना जाता है कि वो फील्ड में सक्रिय नहीं रहते। लेकिन आज जब वो चंदौली की घटना का जायजा लेने के लिए, चंदौली के पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए वो चंदौली पहुंचे, गांव पहुंचे, वहां का एक गांव है मंदराजपुर, चंदौली में एक घटना हुई थी, आपको याद होगा कि एक गैंगस्टर के यहाँ पुलिस पहुंचती है, दबिश देती है और गैंगस्टर की बेटी के साथ कुछ दुर्व्यवहार होता है और वो आखिरकार उसको एक आत्महत्या का शक्ल दिया गया है। लेकिन बाद में ये इसको इस रूप में पेश किया गया कि उसकी हत्या कर दी है पुलिस ने और इस पर पुलिस कार्रवाई भी हुई। शासन प्रशासन ने इस मामले में पुलिस पर भी कड़ी कार्रवाई की है, लेकिन इसको लेकर पुलिस उत्पीड़न का ये इतना बड़ा मामला था कि पूरा प्रदेश और कहिए कि देश के कई हिस्सों में इस घटना की चर्चा हुई। क्योंकि गैंगस्टर भी ठीक है, वो गैंगस्टर है, उसके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए, वो जिला बदर भी है और लेकिन पुलिस का हक ये नहीं बनता है कि उसके घर पर जाकर इस तरह की अमानवीय हरकत करे, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे जिसमें किसी युवती की मौत हो जाए और एक युवती जो जिंदा है वो जिंदा लाश की तरह है, वो अभी सुध-बुध हो चुकी है। आज भी अखिलेश यादव जब वहां पहुंचे हैं और उसके बाद उन्होंने उसके परिवार वालों से हालचाल जाना है और उसके बाद उन्होंने मीडिया में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने मांग की है कि चूंकि यह मामला पुलिस उत्पीड़न का है, पुलिस का शिकार हुआ है वो परिवार, इसीलिए उसकी सुरक्षा के अलग से इंतजाम होना चाहिए क्योंकि उसका दुश्मन पुलिस है, इस परिवार वालों का दुश्मन पुलिस है, इसलिए उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा। दूसरी बात अखिलेश यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है वो ये कि इस पूरे मामले की सिटिंग जज से जांच कराई जानी चाहिए। पुलिस कितना भी ट्विस्ट कर सकती है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जहां परिवार की सुरक्षा हो उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि पुलिस से ही खतरा है इस परिवार को। दूसरा, हाई कोर्ट के जज की मॉनिटरिंग में जांच हो, हमें सरकारी जांच पर भरोसा नहीं है। हाई कोर्ट के माननीय जज, सिटिंग जज अगर जांच करेंगे, उनकी मॉनिटरिंग में जांच होगी तो परिवार को न्याय मिल सकता है। ये सरकार वो है जो कुछ भी कर सकती है, कोई भी रिपोर्ट बदलवा सकती है। अब तो बेटी का दाह संस्कार हो गया, अब क्या दोबारा जांच कर पाएगा कोई? इस पूरे मामले में अगर देखा जाए, पहले भी उत्तर प्रदेश में सरकार का जो रवैया रहा है
या भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। कई तरह के मामले हुए हैं, पुलिस उत्पीड़न के हो या दलितों के साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं, लेकिन उस जांच में चीजें साफ नहीं हो पाती हैं। तो इस लिहाज से विपक्ष के नेता का ये बयान इम्पोर्टेंट है और इस विपक्ष के नेता का ये रवैया, ये नजरिया बहुत ही मायने रखता है और इससे प्रदेशवासियों को एक हिम्मत मिलती है कि विपक्ष उसके साथ खड़ा है, विपक्ष आवाज उठाएगा। और इस लिहाज से अखिलेश यादव की ये चंदौली यात्रा या चंदौली में जाकर इस तरह से पीड़ितों से मुलाकात करना ये अहम माना जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव जो कहा जा रहा है कि नींद से जागे हैं, एक हफ्ते बाद ही सही इस घटना स्थल तक पहुंचे हैं, लेकिन क्या आगे वो इसी तरह की राजनीति को करेंगे, इसी तरह अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, इसी तरह लोगों के दुख दर्द में लोगों के जब इस तरह की समस्याएं उनके सामने आएगी तो उसके साथ खड़े रहेंगे। तो ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अखिलेश यादव के बारे में जो बनी बनाई छवि है, जो अब तक की छवि है, वो ऐसी छवि नहीं है और इसीलिए इस पूरी घटना को एक अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। और मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि अखिलेश यादव से चूंकि 2022 के चुनावों में जिस तरह से अखिलेश यादव को वोट मिले हैं, जिस तरह से समाजवादी पार्टी की ताकत प्रदेश की जनता ने बढ़ाया है, वो सत्ता तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन उनकी ताकत पहले से कई गुना बढ़ी है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने सत्ता में रहने के लिए चुना है, शासन में उनको बैठाया है, लेकिन उसकी निगहबान के तौर पे समाजवादी पार्टी की हाथ मजबूत किए हैं और इस लिहाज से अखिलेश यादव की कई भूमिकाएं बनती हैं। और इसी लिहाज से हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि अखिलेश यादव को लेकर जो उम्मीदें हैं वो किस तरह की हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अखिलेश यादव को लेकर जिस तरह की उम्मीदें हैं राजनीतिक क्षेत्रों में उनके विपक्ष के नेता के तौर पर उनकी भूमिका को लेकर, उस पर बात करते हैं। और मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो उनसे 5 तरह की उम्मीदें इस वक्त प्रदेश में की जा रही है। पहली उम्मीद तो यही है कि वो विपक्ष के नेता के तौर पर खुद को प्रमाणित करेंगे, क्योंकि विपक्ष का नेता एक पद जरूर है, लेकिन क्या उस पद पर रहते हुए वह प्रदेश की जनता का उम्मीद बनते हैं, प्रदेश की जनता का संबल बनते हैं। लोगों का जब उत्पीड़न होता है, लोगों के साथ जब अन्याय होता है तो उसके साथ खड़े रहने के लिए वो तैयार हैं। इसी तरह से तैयार हैं जैसा चंदौली की घटना के बाद वो पहुंचे हैं। हालांकि देर से पहुंचे हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अगर वो आगे इस तरह की घटनाओं में तत्परता दिखाते हैं, इस तरह की घटनाओं में वो और उनकी पार्टी जनता के साथ खड़ी रहती है, जनता के साथ सुर में सुर मिलाकर सरकार से इंसाफ की मांग करती है, तो निश्चित रूप से उनकी एक अलग छवि बनेगी। उनके बारे में दूसरी बड़ी भूमिका ये उम्मीद की जा रही है, चूंकि वो विपक्ष में एक गठबंधन के नेता भी हैं। समाजवादी पार्टी ने 2022 के चुनावों के लिए छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया था, तो क्या वो अखिलेश यादव गठबंधन के नेता के तौर पर अपनी भूमिका में खड़े उतरते हैं? क्योंकि अभी तक जो सवाल सामने आए हैं, जिस तरह से अलग अलग टुकड़ों में जो बातें सामने आ रही है, उससे एक अच्छी छवि नहीं बनी है। उससे एक ऐसी छवि नहीं बनी है कि अखिलेश यादव चुनाव के बाद भी अपने इस गठबंधन के साथियों के प्रति बहुत ही जवाबदेही के साथ, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और 2000 की तैयारी में भी उनको साथ लेना चाहते हैं। ऐसी कोई भूमिका अभी तक बहुत सामने नहीं आई है। तो इस रूप में उनके इस राजनीति का आकलन हो रहा है कि क्या वो गठबंधन के नेता के तौर पर जो दल उनके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, केशव देव मौर्य की पार्टी महान दल, जनवादी पार्टी, या जो राष्ट्रीय लोक दल जो जयंत चौधरी की पार्टी है, और शिवपाल यादव की पार्टी। शिवपाल यादव तो खैर उन्होंने अपनी पार्टी के टिकट पर उनको लड़ाया था। शिवपाल यादव के साथ रिश्तों को लेकर जिस तरह से खबरें आई और जिस तरह का रवैया दिखाया गया, जिस तरह से इस तनातनी को खत्म करने की बजाय इसको और बढ़ाया गया है, उससे एक ऐसे नेता के तौर पर अखिलेश की छवि को नुकसान पहुंचा है जो सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करता है और उसमें कामयाब होता है। तो इस लिहाज से भी उनकी इस राजनीति का आकलन हो रहा है। हालांकि उनके जो गठबंधन के जो एक साथी हैं, ओम प्रकाश राजभर, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता, वो लगातार ऐसी बातें कर रहे हैं कि अभी हमारा गठबंधन बरकरार है, गठबंधन के सभी साथियों के बीच में तालमेल है,
लेकिन ये स्वर, ये सुर, ये आवाज समाजवादी पार्टी की ओर से आना चाहिए, अखिलेश यादव की ओर से आना चाहिए। और इसीलिए इस गठबंधन के नेता के तौर पर अखिलेश की भूमिका आगे देखना होगा कि वो किस रूप में इसको आगे बढ़ाते हैं। तीसरा सवाल है पार्टी के संगठन को पहले से मजबूत करना। हर चुनाव एक पार्टी की ताकत को बताता है। 2022 में उनकी पार्टी की ताकत को देखते हुए ही उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको वोट किया है। 32% वोट किया है उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को और उसके साथियों को। ये वोट अपने साथ बनाए रखना अखिलेश यादव की चुनौती है और इस चुनौती के लिए उनके सामने सवाल संगठन का भी होगा कि क्या समाजवादी पार्टी को वो और मजबूत करना चाहते हैं, क्या वो और मजबूत कर पाएंगे, क्योंकि चुनाव उनके सामने है। 2024 के चुनाव से पहले लोकसभा के 2 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं, क्योंकि जो सीटें इन्होंने छोड़ी हैं, आजमगढ़ की सीट और रामपुर की सीट जो छोड़ी गई है, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने छोड़ी है, अखिलेश यादव ने और आजम खान ने छोड़ी है, उन सीटों पर जीतकर वापसी समाजवादी पार्टी की बड़ी चुनौती है। और क्या उस चुनौती को अखिलेश यादव समझ रहे हैं और क्या उस चुनौती का सामना करने के लिए उस तरह से वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस रूप में भी उनका आकलन निश्चित रूप से होगा। और संगठन में क्या वो इसी तरह से कुछ ताकत बढ़ाकर संगठन की अपनी ताकत जनता के बीच में एक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अभी भी उत्तर प्रदेश की जनता को उस तरह की सेवा देने के लिए तैयार है जो एक विपक्ष की भूमिका होती है। चौथी बड़ी भूमिका है चुनाव से संबंधित योजनाएं बनाना। जैसा देखा जाता है आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव से काफी पहले अपनी तैयारियां शुरू कर देती है और माना तो यही जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही 2022 के चुनाव की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। अब सवाल उठता है कि विपक्ष के नेता के तौर पर, विपक्षी दलों के नेता के तौर पर अखिलेश यादव क्या इस भूमिका में खड़े उतर रहे हैं? क्या 2024 के लिए वो अभी से तैयारी कर रहे हैं? क्या वो इसके लिए लगातार संपर्क, संगठन में ताकत बढ़ाना या एक तालमेल बढ़ाना अपने साथी दलों के साथ या फिर नए साथियों को शामिल करने को लेकर उत्सुक है? क्या इसकी तैयारी दिखाई दे रही है? तो इस रूप में भी निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की भूमिका का आकलन इस वक्त हो रहा है। और आखिर में इन सब के अलावा जो एक नेता की भूमिका होती है अपने छवि के निर्माण के बारे में, उस छवि को लेकर अखिलेश यादव को एक बार फिर उनके सामने चुनौती है कि 2024 में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा होने के नाते, विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा होने के नाते क्या उनकी विपक्ष में स्वीकार्यता होगी, इसको लेकर उनकी भूमिका क्या है, कैसे वो विभिन्न समाज के वर्गों को के भीतर अपनी छवि का निर्माण करते हैं, एक ऐसे नेता के तौर पर एक छवि बनाते हैं जो प्रदेश को समझता है, जो आगे अपनी बड़ी भूमिका देख रहा है और एक बड़े कंट्रीब्यूशन के लिए तैयार है। यानी उनको अगर जिम्मेदारी मिलती है, उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो वो उस भूमिका के लिए पहले से अधिक ज्यादा सक्रियता के साथ, पहले से अधिक ज्यादा जिम्मेदारी, जवाबदेही और समझबूझ के साथ उस भूमिका का निर्वाह करने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। ये इस सवाल को लेकर अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? क्या वो समाज के अलग अलग वर्गों के साथ अभी से ही तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहे हैं? जो राजनीतिक नहीं है, जो अराजनीतिक, गैर राजनीतिक समूह है, क्या उनके साथ उनका तालमेल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि जब चुनाव सिर पर आते हैं तब ऐसी भूमिकाएं बनाना मुश्किल होता है और अगर पहले से ऐसी भूमिकाओं का निर्माण किया जाए, पहले से ऐसे जनसंपर्क बनाए जाए तो ये काम आसान रहता है। और इस रूप में अखिलेश यादव की राजनीति का आकलन भी किया जा रहा है कि क्या वो समाज के अलग अलग वर्ग जो उनके समर्थक हैं या उनके विरोधी हैं, उनसे मिलकर अपने बारे में जो उनकी राय है उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी राय में अपनी एक राय को शामिल करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं या क्या खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह की एक बड़ी भूमिका क्या अखिलेश यादव अपने लिए तैयार कर रहे हैं, इस आधार पर भी उनके पूरी राजनीति का एक आकलन प्रदेश और देश के स्तर पर चल रहा है। और निश्चित रूप से अखिलेश यादव
इस रूप में कैसे आगे बढ़ते हैं, इसको लेकर एक उत्सुकता भी है, क्योंकि उन्होंने काम तो बेहतर किए हैं, लेकिन भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए वो कितने तैयार हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाते जाते आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आप मेरी निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मुझे हेल्प कर सकते हैं, ताकि मैं अपना ये काम और भी ज़्यादा मजबूती के साथ कर सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आखिर तक ये प्रोग्राम देखा। आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में आकर रखिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।